Hello students, I hope you are very well. Today we are starting new chapter number 3 accounting principles. बेटा फर्स्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? ठीक है, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अकाउंट्स में एंट्री करते हो, यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाइंग करते हो, समराइजिंग करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता भी चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए डिटेल में हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक यूनिफॉर्म सेट है किसका? रूल्स और गाइडलाइंस का, जो बनाए गए हैं कि हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी यानी कि एकरूपता ला सके और उसको आसानी से समझ सके। क्लियर? मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रीजन। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है, ये कहाँ से आए हैं? मैन के एक्सपीरियंस से। ठीक है, दीज आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ये लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आते हैं। जैसे हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं ना कि हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्या आपने उनके एक्सपीरियंस को, हमारा तजुर्बा है, क्या आपने उनके एक्सपीरियंस को लेबोरेटरी में टेस्ट किया? नहीं, क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उन्हें एक्सपीरियंस आता गया। ठीक है, हमने उसको किसी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है एंड हैंस दे लेक यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए इसमें कमी होती है। ये कमी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। जैसे कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं, केमिस्ट्री के, अदर नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया गया, इसलिए इसे लेकिंग होती है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में। ठीक है, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होते। स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं होते। आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में? चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड ऑफ यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होते, स्थिर नहीं होते, इसमें चेंजेस होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे टाइम बीतता जाएगा इसमें चेंजेस होते जाएंगे। किस रीज़न से? जैसे जैसे हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज होंगी, जो बिजनेस काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स में चेंज कर सकते हैं। या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। और यूज़र्स कौन कौन होते हैं बेटा? इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल यूज़र जैसे ओनर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और एक्सटर्नल कौन होगा? जैसे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, टैक्सेशन अथॉरिटी, जो आप फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हो। क्लियर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आर कॉमनली नोन एज जर्नल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप क्या बोलते हो? जर्नल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि गैप्स। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको हम कन्वेंशंस होते हैं बेटा, अवधारणाएं होती हैं जो हम कुछ मान के चलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये किसने दिया? इंडियन चार्टर्ड। ठीक है, आगे देखो, दीज आर द बेसिक रूल्स। ये क्या होते हैं? बेसिक रूल्स होते हैं दैट डिफाइन पैरामीटर एंड कंस्टेंट, जो हमें डिफाइन करते हैं, क्या देते हैं? पैरामीटर और कंस्टेंट देते हैं, जिसके अंदर हम अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं। ये हमें एक पैरामीटर दे दिया, इसी के अंदर हम क्या करेंगे? अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करेंगे। आगे देखो, दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसको आप अजम्पशंस भी बोल सकते हो, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से समझना। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल एंड मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल, मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट have agreed
on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement। इसका मतलब क्या बच्चे, ये ध्यान से समझो। देखो जैसे मैं हूँ, मैं अब आपको स्टडी करा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तो आप सब बच्चों को समझाना चाहती हूँ, आप लोग भी उसको उसी तरीके से समझो। ठीक है, जो मीनिंग मैं बता रही हूँ आप उसको उसी तरीके से समझो। ऐसे ही अकाउंटिंग कंसेप्ट का मेन मोटिव क्या होता है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज को सब लोग एक तरीके से ही समझे, यानी कि सेम मीनिंग निकाले। ठीक है, जिससे उसको मोर यूज़फुल बनाती है और अंडरस्टैंडेबल बनाती है, यानी कि मीनिंगफुल बनाती है और अंडरस्टैंडेबल बनाती है। यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंडेबल, कि लोग उसे आसानी से समझ सके, उसका मीनिंगफुल हो सके और सभी पीपल को सेम मीनिंग में वो समझ में आ सके। तो इसलिए बहुत सारे अकाउंटेंट हैं वो एग्री हुए हैं कंसेप्ट, नंबर ऑफ कंसेप्ट पे जो यूजुअली फॉलो किए जाते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इसलिए क्या होता है कि कुछ अकाउंटेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट क्या होते हैं, जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो इन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, दीज कंसेप्ट प्रोवाइड अ बेस। ये कंसेप्ट क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे कि जब भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हो, जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, वो क्या एक प्रोसेस है। क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाइंग करते हो। जब भी आप ये अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हो तो क्या करते हो, आप इन कंसेप्ट को फॉलो करोगे। दिस कंसेप्ट गाइड हाउ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। ये कंसेप्ट क्या बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करोगे और कैसे उनकी रिपोर्टिंग करोगे। समझ में आया बच्चे? देखिए बच्चे, कोई भी बिजनेसमैन बिना अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो किए रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे देखो, अब आप क्लासीफाइंग करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हो, तो आप उसे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बिना नहीं कर सकते। ये सभी को फॉलो करनी होती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है बेटा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग इट इज अज्यूम दैट बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड और एन अल्टीमेट पीरियड इन द फ्यूचर। सिंपल लैंग्वेज में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग मतलब चलना, कंसर्न मतलब बिजनेस। ठीक है, इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो आप ये मान के, ये अजम्पशन करके चलते हो कि जो आपका बिजनेस है वो लंबे टाइम तक, अनलिमिटेड पीरियड तक चलेगा फ्यूचर में। आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप अपने बिजनेस को क्लोज करोगे। सिग्निफिकेंटली दिस इम्प्लाइज दैट इट विल बी डिसॉल्व इन द इमीडिएट फ्यूचर अनलेस देयर इज़ अ क्लियर एविडेंस ऑफ द क्लोजर। जब तक आपके पास एक क्लियर एविडेंस नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, कि रीज़न नहीं होगा कि किस रीज़न से आप अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हो, तब तक आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एक क्लियर एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, बस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को सिर्फ ये ध्यान रखना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन्स क्या होता है, बिजनेस आपका लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। इसलिए हम अकाउंट्स की बुक में जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, वो ये मान के करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे टाइम तक फ्यूचर में चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को क्लोज करने की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टेटेड दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपने जो प्रिंसिपल, जो मेथड इस साल यूज़ कर लिया, वही मेथड और वही प्रिंसिपल आप नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हो एंड मेक इट कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर। और आप अपने अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर था 2019, करंट ईयर है 2020। प्रीवियस ईयर सेल हुई आपकी 1 लाख, अब इस ईयर सेल हुई आपकी 80,000। तो अब आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। क्यों कंपेयर करोगे, कि आपको लास्ट ईयर तो 1 लाख सेल हुई, अब 80,000। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न,
ठीक है, रीज़न क्या है आपका। ठीक है, देखो एक होता है बच्चे डेप्रिशिएशन, यहाँ से समझना आपका आगे का चैप्टर आएगा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, जब हम अपने फिक्स एसेट्स को रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो जो उनकी वैल्यू होती है ना वो डिक्रीज़ होने लगती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में बाइक होगी, आपने बाइक खरीदी 75,000 की, ठीक है, 75,000 की। अब आपने उसको 3 ईयर्स तक यूज़ किया। अब 3 ईयर्स के बाद आपने सोचा कि हमें नई बाइक लेनी है, तो वो आपने सोल्ड कर दी 50,000 की, ठीक है। अब जैसे ही 50,000 की सोल्ड की तो क्या हुआ, क्या जिस वैल्यू पे आपने बाइक खरीदी उसी वैल्यू पे सोल्ड की? नहीं, कम पर सोल्ड हुई। क्यों? क्योंकि आपने 3 ईयर्स तक यूज़ किया। तो जैसे ही हमने बाइक को 3 ईयर्स तक यूज़ किया तो उसकी वैल्यू क्या होती चली गई, कम होती चली गई, यानी कि डिक्रीज़ होती गई। तो जो डिक्रीज़ हुई है वैल्यू, कितनी डिक्रीज़ हुई है, 25,000। तो दैट इज़ डेप्रिशिएशन की जैसे आपने बाइक को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती गई। तो इस डेप्रिशिएशन को लगाने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि आप डेप्रिशिएशन का जो मेथड इस साल यूज़ कर रहे हो वही आप अगले साल यूज़ करो ताकि आप आसानी से कंपैरिजन कर सको, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का ये मतलब नहीं है कि जो आपने मेथड यूज़ किया आप वही करते रहोगे, आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। लेकिन चेंज करने से पहले आपको एक रीज़न देना होगा कि आप उसे चेंज क्यों करना चाहते हो। आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, लेकिन क्यों चेंज कर रहे हो वो रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन to mean that it does not allow a firms to change the accounting method according to the changing circumstances of the business and helps to eliminate, लिख लेना बेटा यहाँ पे, eliminate personal biases। personal biases मतलब इसमें आप कि पर्सनल बायसेस की संभावना नहीं होती, इसमें आप कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। जब आप मेथड चेंज करते हो ना तो कुछ बिजनेस प्रॉफिट दिखाने के लिए मेथड को चेंज कर देते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, हमें इससे पर्सनल बायसेस नहीं होगी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर अकाउंट्स आप इसी पे ही प्रिपेयर करते हो, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ये कंसेप्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इन एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, रिवेन्यू बेटा यहाँ पे ज़्यादातर हम सेल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड इट इज़ इमैटेरियल वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। देखो आपने आज 1 लाख की सेल की, जैसे ही आपने सेल किया आपने उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर दिया। भाई अब आप कहोगे कि रिकॉर्ड तो करेंगे, नहीं। देखो जैसे ही आपने आज 1 लाख की सेल की ना तो आप उसे रिकॉर्ड कर दोगे, चाहे उसके बदले आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। होता है ना, हम कैश में भी करते हैं, क्रेडिट में भी करते हैं सेल। तो आपने जैसे ही सेल की आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपेंसेस भी आप रिकॉर्ड करोगे आप अपने अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, चाहे उसकी आपने अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में की है अभी या नहीं की, वेदर द कैश इज़ पेड और नॉट। लेकिन ये आपको रिकॉर्ड करने हैं क्योंकि ये आपके अकाउंटिंग पीरियड से ही रिलेटेड हैं। देखो ये क्या हेल्प करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इट हेल्प्स टू असर्टेन। इससे हम जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस को एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और शो करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज की हमारे बिजनेस की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।